लकी जब अगली शाम थाने से निकला और उसने वो वीडियो देखा तो उसने सीधा राधिका को फोन मिला दिया। वो राधिका से एक जरूरी काम करवाना चाहता था। राधिका वैसे तो उससे नाराज थी, लेकिन जब लकी ने उससे रिक्वेस्ट की तो वो उससे मिलने आ गई। जैसे ही लकी ने राधिका को शौर्य का वो बंदूक वाला वीडियो दिखाया तो उसका दिमाग खराब हो गया था। इसके बाद लकी ने शौर्य के बारे में और पता करने के लिए राधिका को उसके करीब जाने के लिए कहा। राधिका राजी हो गई थी। इधर लकी को पीटर का फोन आया और उसने बताया कि वो कल सेजार देने के लिए दिल्ली आने वाला था। इधर राधिका भी प्रफुल्ल के साथ शाम को एक पब में आ गई थी और दोनों खूब दारू पी रहे थे। राधिका ने जानबूझकर प्रफुल्ल की शर्ट पर शराब गिरा दी और आखिर में उसके वॉलेट को उठा लिया। जैसे ही उसने वॉलेट उठाया तो उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वो पहले आसपास देख रही थी, लेकिन तब तक प्रफुल्ल वहां नहीं आया था। ऐसे में उसने उसका वॉलेट लिया और उसमें सामान चेक करने लगी। उसने सारे आईडी कार्ड्स देखे, लेकिन उसे उसमें कोई चीज ऐसी नहीं मिली जिस पर शक किया जा सके। प्रफुल्ल ने पहले ही अपनी आईडी कार्ड में अपना नाम शौर्य लिखवा रखा था। उसके बाद उसे एक छोटी सी फोटो भी मिली जिसमें शौर्य डेनमार्क एयरपोर्ट के बाहर खड़ा था। राधिका को वो फोटो भी असली लग रही थी। इतने में राधिका ने एक और तस्वीर निकाली। वो एक पासपोर्ट साइज फोटो थी। उसमें एक औरत मुस्कुरा रही थी। राधिका उसे देखते ही समझ गई थी कि वो उसकी माँ की तस्वीर थी। राधिका को उस फोटो से भी प्रफुल्ल के बारे में कुछ खास पता नहीं चला। इतने में पीछे से आवाज आई, हो गई चेकिंग। जैसे ही राधिका ने यह आवाज सुनी तो उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसने अपना चेहरा घुमाकर देखा तो पाया कि प्रफुल्ल उसके पीछे खड़ा हुआ था। प्रफुल्ल से जब उसकी नजर मिली तो वो बुरी तरह से घबरा गई थी। प्रफुल्ल की आंखें लाल थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। ऐसे में राधिका भी उसे देखकर मुस्कुराई और बोली, वो मैं एक्चुअली कार्ड ढूंढ रही थी। यहाँ का बिल पे करना था ना। मुझे अचानक से याद आया कि मैं अपना कार्ड घर भूल गई हूँ और मेरे पास इतना कैश भी नहीं है। ये सुनते ही प्रफुल्ल जोर जोर से हंसने लगा और उसने राधिका का हाथ कसकर पकड़ लिया। राधिका बुरी तरह से घबरा गई थी। इतने में प्रफुल्ल ने उसे झटके से खड़ा किया और कहा, इतना बड़ा बिजनेस चला रही हो और अपना कार्ड भूल गई? सच बताओ, तुम कहीं मेरी तलाशी तो नहीं ले रही थी ना? जिसको आगे ये के सुनते एक्स्ट्रा ही एपिसोड चाहिए तो राधिका का चाहिए दिमाग टेलीग्राम हिल में गया सर्च था। किए इंस्टा वो में पहले ही और उस नशे चैनल में में थी ज्वाइन और हो ऊपर जाए। से रंगे हाथों पकड़ी भी गई थी। ऐसे में अगर उसके मुंह से सच निकल जाता तो ऐसा कुछ होने वाला था जो उसने सोचा भी नहीं था। राधिका किसी भी हाल में सच नहीं बोल सकती थी। ऐसे में उसने अपने आप को संभाला और मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, मैं तुम्हारी तलाशी ही ले रही थी। मैं ये देख रही थी कि डेनमार्क से पढ़ा हुआ इतना हैंडसम, इतना इंटेलिजेंट बंदा एक हिंदुस्तानी लड़की के हाथ से शराब क्यों पी रहा है। इतना कहते ही राधिका प्रफुल्ल के करीब आ गई थी। उसके जिस्म की खुशबू जैसे ही प्रफुल्ल के नथुने में गई तो उसे एक झटका सा लगा। उसने राधिका को झटके से अपने पास खींचा और अपने बदन से सटाते हुए बोला, लड़का भले ही डेनमार्क में पड़ा है, फिर भी उसका दिल तो हिंदुस्तानी ही है। इतना कहते ही वो राधिका की गर्दन के करीब आ गया। वो उसे चूमने ही वाला था कि इतने में राधिका ने उसे अपने आप से अलग किया और कहा, रुक भी जाओ, इतनी क्या जल्दी है, सब यहीं कर लेंगे क्या? ये सुनते ही प्रफुल्ल के दिल में फुलझड़ी सी जल उठी थी। तो चलें, पहले बिल तो भरें। प्रफुल्ल ने राधिका को एक सेकंड के लिए देखा और फिर अपना वॉलेट उठा लिया। जैसे ही उसने अपना वॉलेट उठाया तो इतने में उसका फोन जो बगल में रखा था वो भी बज उठा। प्रफुल्ल ने देखा कि निर्मला का फोन था। इधर राधिका भी उसकी स्क्रीन को ही देख रही थी। उस पर माँ लिखा हुआ था और नीचे नंबर लिखा हुआ था। राधिका उस नंबर को देख रही थी, लेकिन इससे पहले कि उसे नंबर याद आता, इतने में प्रफुल्ल ने अपना फोन उठाया और बात करने के लिए वहां से दूर चला गया। इससे पहले कि राधिका नंबर भूल जाती, उसे जितने नंबर याद हो गए थे उतने नंबर उसने अपने फोन में डायल करके रख लिए थे। इसके बाद वो फिर से सोफे पर आकर बैठ गई। अब उसने प्रफुल्ल को इतनी तूल तो दे दी थी कि वो उसके करीब आ सके, लेकिन उसे घबराहट भी हो रही थी। वो यहाँ से निकलने का कोई बहाना सोच ही रही थी कि इतने में
प्रफुल्ल अपनी बात खत्म करके उसके पास आया और बोला, चलें? कहाँ? वहीं जहां कोई आता जाता नहीं। मतलब मेरे घर। तुम्हारे घर इस वक्त? नहीं शौर्य, मुझे काफी देर हो गई है और मैं अभी चलने की हालत में नहीं हूं और मुझे सुबह ऑफिस भी जाना है। एक क्लाइंट की कल डेडलाइन है, उसे पूरा करना है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ। इससे पहले कि राधिका अपनी बात पूरी कर पाती, प्रफुल्ल ने फिर से उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने पास खींचते हुए बोला, मैं तुम्हारे क्लाइंट से बात कर लूंगा। इसके बाद उसने फिर से राधिका के बालों को सूंघा और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ बाहर ले जाने लगा। हमारा चैनल उधर सर्च जब कीजिए प्रफुल्ल इंस्टा में इंडियन और किंग, राधिका आपको रात को टॉप पब पे से हमारा बाहर चैनल मिल आ जाएगा गए और थे, उसमें तब आपको इधर अगली एक्स्ट्रा सुबह एपिसोड मिल जाएंगे। लकी भी दिल्ली जाने के लिए रवाना हो गया था। दिल्ली पहुंचते ही उसने रुस्तम डांगी और वसीम खान को फोन मिला दिया था और वो दोनों वसीम के होटल पर आ गए थे। वो तीनों नाश्ता कर रहे थे और लकी उन दोनों से अपने चोरी हो चुके माल के बारे में अपडेट ले रहा था। सर, हमने हर गोदाम पर पता किया, वो सब कह रहे थे कि उन्हें पक्की पर्ची दिखाई गई और उसके बाद माल ट्रक में लोड करवाया गया। रुस्तम ने कहा, ट्रक का नंबर, ड्राइवर की डिटेल दोनों अवेलेबल नहीं है सर। ये लोग ट्रक का नंबर बदल लेते हैं, ऐसे में ट्रक पकड़ना मुश्किल है। रहा सवाल ड्राइवर का, तो नंबर प्लेट के साथ ड्राइवर भी बदल दिया जाता है। पुराने ड्राइवर को ये नहीं पता होता कि नया ड्राइवर कौन है, इसलिए उन दोनों चीजों को पकड़ने का कोई फायदा नहीं है, वसीम ने कहा। लकी ने कुछ देर सोचा और बोला, अच्छा, अगर ट्रक में माल लोड हुआ है तो दो चीजें हो सकती हैं। पहला, या तो माल अभी भी इंडिया में ही घूम रहा होगा और दूसरा, माल बॉर्डर से होते हुए किसी दूसरे देश में चला गया होगा। जी सर, मैंने एयरलाइंस में तो पता किया था, लेकिन किसी भी एयरलाइन में इतना बड़ा कार्गो लोड नहीं हुआ है, रुस्तम ने कहा। और जहाजों में? सर, वहां मेरी बात चल रही है। दो एजेंसीज ने तो मना कर दिया है, तीसरे का जवाब अभी आने वाला है, वसीम ने कहा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि एयरलाइन या सीवेज में किसी ने पैसा खाकर हमारा माल? नहीं सर, इसका तो कोई चांस ही नहीं है। इतनी गद्दारी हमारे साथ करने की किसी की हिम्मत नहीं है। हमने सेंट्रल मिनिस्टर को भी इस बारे में खबर कर दी थी, तो उनके ऑन बोर्ड होते ही कोई चाहकर भी हमारे साथ ये डबल क्रॉस नहीं कर सकता है, वसीम ने कहा। यानी अब बची सड़क, लकी ने कहा और अपने फोन पर इंडिया और उसके आसपास के देशों का नक्शा देखने लगा। उसने देखा कि भारत का बॉर्डर नेपाल, पाकिस्तान, म्यांमार, चाइना, अफगानिस्तान, भूटान और बांग्लादेश से लगता है। ऐसे में लकी ने रुस्तम से कहा, रुस्तम जी, आप इन सारे देशों के बॉर्डर पर पता करो कि यहाँ से कोई ट्रक माल लेकर गुजरा है क्या। साथ ही इन बॉर्डर्स पर जिन ट्रांसपोर्ट कंपनीज के ट्रक लगातार चलते हैं, एक बार उनसे भी बात करो और पता करो कि उनमें से किसी के ट्रक में हमारा माल लोड हुआ है क्या। इंस्टा में इंडियन किंग चैनल का। वसीम भाई, मैंने आपको जो काम बताया था उसका क्या हुआ? लकी ने पूछा। सर, मैंने अपने सारे आदमियों को चांदनी चौक में तैनात कर दिया है। सभी के पास में पीटर की फोटो भी है। मैंने उन्हें बता दिया है कि वो लाल रंग की शर्ट और लाल रंग की पैंट में ही आएगा, ताकि उसे भीड़ में पहचानने में दिक्कत भी ना हो। जैसे ही वो आदमी से मिलेगा जिसे सज़ा दिया जाना है, हम उसे वहीं धर लेंगे और सीधा आपके पास ले आएंगे, वसीम ने कहा। बढ़िया, बस एक चीज का ध्यान रखना, इसमें कहीं भी ये पता नहीं चलना चाहिए कि ये काम मैं करवा रहा हूँ। उसकी चिंता आप मत कीजिए सर, हमारा चैनल सर्च कीजिए इंस्टा में इंडियन किंग, आपको टॉप पे हमारा चैनल मिल जाएगा और उसमें आपको एक्स्ट्रा एपिसोड मिल जाएंगे। चलिए तो फिर काम शुरू किया जाए, लकी ने कहा और टिश्यू से अपना हाथ साफ कर लिया। उधर वसीम और रुस्तम ने भी अपने हाथ साफ किए और अपने काम के लिए निकल गए। उधर जब लकी ने वसीम और रुस्तम को काम पर लगा दिया था, तब इधर अभिलाषा की सुनवाई के लिए कचहरी बैठ चुकी थी। दशरथ, शिवराज, निशांत और परिवार के बाकी लोग कोर्ट के बाहर ही पुलिस की गाड़ी के आने का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर के बाद पुलिस की गाड़ी वहां पहुंच चुकी थी। अभिलाषा को महिला हवलदारों ने नीचे उतारा तो सबसे पहले अभिलाषा की नजर दशरथ पर पड़ी। वहां पहले से ही मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ था। ऐसे में दशरथ की नजर जैसे ही अभिलाषा से मिली तो उसने अपना मुंह फेर लिया। शिवराज, निशांत और परिवार के बाकी लोग भी अभिलाषा को गुस्से से देखने लगे थे। अभिलाषा ने भी अपना सिर नीचे झुका लिया था। अभिलाषा अग्रवाल के सामने आते ही
पति ने फेरी उनसे नजर। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि पानी की तरह शांत रहने वाले अग्रवाल आज अपने ही घर के सदस्य को देखकर आग बबूला हो गए हैं। अभिलाषा अग्रवाल ने अपने ही परिवार की पीठ में जो छुरा घोंपा है, उसका दर्द अग्रवाल परिवार के चेहरे पर साफ देखा जा सकता है। मीडिया के लोगों ने अभिलाषा और दशरथ की इस हरकत पर सभी के सामने बयान दे दिया था। लाखों लोग इस खबर को देख रहे थे। खुद कमल और निर्मला भी साथ में बैठकर इस खबर को देख रहे थे। इतने में पुलिस अभिलाषा को अंदर ले गई थी। जैसे ही अभिलाषा अंदर आई तो मुकदमा शुरू हो गया। अभिलाषा को जैसे ही अपनी बात रखने का मौका मिला तो उसने कहा, जज साहब, मैं सभी के सामने ये कबूल करना चाहती हूँ कि जिस अग्रवाल परिवार की वजह से पूरे देश में मेरी पहचान थी, मैंने उसके साथ धोखा किया है। मैंने ही वो सारा डेटा कंप्यूटर से निकाला और मार्केट में लीक किया। अग्रवाल परिवार का माल चोरी होने में भी मेरा और मेरी टीम का हाथ है। इसके पीछे का कारण है अग्रवाल परिवार के सख्त नियम, जिनकी वजह से मेरे बेटे को घर से बाहर निकाला गया। और जब मेरा बेटा अपनी पत्नी के साथ वापस आया तो उसकी जान चली गई। मैं शिवराज अग्रवाल और उनके परिवार से बदला लेना चाहती थी, इसलिए मैंने ये सब किया। अभिलाषा की बात को जैसे ही वहां बैठे लोगों ने सुना तो उनका दिमाग खराब हो गया। कोर्ट में अचानक से खुसुर फुसुर चालू हो गई थी। इतने में जज ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, अब जब खुद अभिलाषा अग्रवाल ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है तो अदालत इस मुकदमे का फैसला सुनाने में ज्यादा देर नहीं करेगी। ये अदालत इस बयान के बाद इस नतीजे पर पहुंची है कि अभिलाषा अग्रवाल को, कोर्ट ने अभिलाषा को सजा दे दी थी। जैसे ही उसे सजा मिली तो महिला हवलदारों ने फिर से अभिलाषा को हथकड़ी पहनाई और उसे अपने साथ पुलिस वैन में ले जाने लगी। मीडिया इस खबर को कवर करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। हर रिपोर्टर अभिलाषा से कुछ न कुछ सवाल किए ही जा रहा था, लेकिन अभिलाषा बिना किसी के सवाल का जवाब दिए आगे बढ़ती जा रही थी। जब उधर अभिलाषा को कोर्ट ने सजा सुनाई तो इधर कमल और निर्मला का दिमाग खराब हो गया था। दोनों एक होटल में बैठकर ये खबर देख रहे थे। ये क्या बोल रही है? निर्मला ने पूछा। कमल के पास भी इस बात का कोई जवाब नहीं था। मैं तुमसे पूछ रही हूं, ये सब चल क्या रहा है? अरे मुझे क्या पता कि क्या चल रहा है, मैं तो खुद हैरान हूं। इसने कैसे? जरूर इसमें लकी की कोई चाल है। ये सब जितना सीधा दिख रहा है उतना सीधा है नहीं, निर्मला ने कहा। पता नहीं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, कमल ने कहा और हड़बड़ी में अपना फोन ढूंढने लगा। उधर जब कमल और निर्मला को यह खबर सुनकर झटका लगा तब उधर पीटर भी चांदनी चौक पहुंचने के लिए रिक्शा पकड़ चुका था। वो पल पल की खबर लकी को देता जा रहा था। जब वो लकी से बात कर ही रहा था कि इतने में उसका फोन बजा। उसने देखा कि उसे किसी अनजान नंबर से फोन आ रहा था। हेलो, पीटर ने फोन उठाकर कहा। प्लान चेंज है, मुझे करोल बाग में मिल। अरे पर मैं तो चांदनी चौक के लिए निकल चुका था। तो अब चांदनी चौक से निकल और करोल बाग आ जा। हाँ पर करोल बाग में कहाँ? पीटर ने पूछा, लेकिन उस आदमी ने इतने में फोन काट दिया। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लकी अपनी इस चाल में कामयाब हो पाएगा या इस बार प्रफुल्ल बाजी मार जाएगा? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम पर।